Good morning, ninth class. This is Manisha Chopra from Floridale Public School. आज हम शुरुआत करेंगे विल द लैंड सस्टेन। इससे पहले मैंने आपको HYV सीड के बारे में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सारा बताया था। नया क्वेश्चन पुटअप होता है, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड को सस्टेन यानी बचा के रखा जा सकता है? उसका आंसर था यस। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resource base. आज आपको पता ही है, अभी हमने जो पढ़ा HYV सीड से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो केमिकल इफेक्ट की वजह से बढ़ रहा है। तो जब हम केमिकल किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो उसकी नेचुरलिटी तो खो जाती है, और वो नेचुरलिटी खोने की वजह से वो लैंड, वो ज़मीन ख़राब होती है। तो उसको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने यहाँ पढ़ा, इन मैनी के एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया? ज़्यादा ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ज़्यादा पौधे उगेंगे, ज़्यादा फसल उगेगी, लेकिन वो फसल अपनी नेचुरलिटी तो खो दी। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। देखो, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर होता है। अंडरग्राउंड वाटर का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर के लिए तो ऑब्वियस है वो वाटर लेवल डिक्रीज़ होगा। हमारे यहाँ गंगानगर के अंदर नहर का पानी आता है, वी आर नॉट यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन कई ऐसे इलाके ऐसे हैं राजस्थान के अंदर ही जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, और इरिगेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. अब इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो इसको वापस बनने में और ज़्यादा समय लगेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है? हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को फ्यूचर के लिए बचा के रख सके। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो उस केमिकल की वजह से आने वाली जनरेशन को एक तो सही प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, सही जो उनको खाना चाहिए वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। प्लस वो ज़मीन जिसमें एग्रीकल्चर हो रही है, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से वो ज़मीन धीरे धीरे बंजर भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर मैगजीन, यहाँ पे रिपोर्ट दे रखी है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट। ये एक ग्राफ दे रखा है कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है। टेलिंग हिम हाउ द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल। अब देखो कैसे हार्मफुल होता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ में बता रखा है, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर। केमिकल फर्टिलाइज़र में कुछ मिनरल्स होते हैं जो पानी के अंदर मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी, एंड अवेलेबल टू प्लांट्स, और प्लांट्स को बहुत जल्दी मिल जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट जल्दी से ग्रो करता है। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन वो लंबे समय तक सॉइल के अंदर नहीं रह पाता। दे कैन एस्केप फ्रॉम द सॉइल लैंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, और वो सॉइल के अंदर से ज़मीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर देता है, रिवर और लेक्स को भी पल्यूट कर देता है। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ख़त्म करता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीन को फर्टाइल करने के लिए। नेचुरल फर्टिलिटी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाइएस्ट इन द कंट्री। मतलब पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर फसलों की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, तो पंजाब सबसे ज़्यादा प्रॉस्पीरियस है। अब क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ करता है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसके पास इनकम ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही बताया, केमिकल फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब में होता है। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब कल्टिवेशन का कॉस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स एंड ऑफ पालमपुर। पालमपुर के अंदर फार्मर के पास में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लैंड किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
you must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. सबके पास sufficient land नहीं है cultivation के लिए. कुछ अमीर है, हमने पढ़ा था पहले 80 families है जो काफ़ी अच्छी वेल डेवलप्ड है, तो उनके पास अपनी ज़मीन है कल्टीवेशन के लिए. इवन वो लोगों को हायर करते हैं उनके लैंड पे कल्टीवेट करने के लिए. पालमपुर के अंदर 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास ज़मीन ही नहीं है. 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ दैम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. और ज़्यादातर वो दलित है और उनके पास कल्टीवेशन के लिए ज़मीन ही नहीं है. 150 फैमिलीज़ है जो दलित है, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं कल्टीवेशन के लिए, तो वो दूसरे के फार्म पे डिपेंडेंट है कल्टीवेशन के लिए, मतलब मजदूरी करने के लिए, लेबरिंग के लिए, अपनी अर्निंग सोर्स के लिए. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. उसके अलावा 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनके पास छोटी जगह है कल्टीवेशन के लिए, लेस देन 2 hectares इन साइज. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजेंट ब्रिंग एजुकेट इनकम फॉर द फार्मर. अब ये 2 हेक्टर के अंदर 240 फैमिलीज है जिनके पास 2 हेक्टर लैंड है कल्टीवेशन के लिए, तो उनके पास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो केवल उनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरी नहीं कर पा रहा है. और मे भी अगर उनकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो केवल फसल की रिक्वायरमेंट, अनाज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, इनकम तो क्रिएट कर ही नहीं रहा. तो उनको भी इनकम के लिए कहीं और डिपेंडेंट होना पड़ेगा. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. मतलब एक फार्मर है, उसके पास 2.25 हेक्टर का ज़मीन है जो अनइरीगेटेड है. With the help of his 3 sons, अपने 3 बेटों की मदद से गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली. अब वो तीनों बेटे और गोविंद खुद चारों मिलके उस लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो कंफर्टेबली कैसे रहेंगे, उनके पास तो इतना है ही नहीं कुछ. द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 buffalo दैट द फैमिली पॉजेस. मतलब उनके पास एक बफेलो है जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है. सम ईयर आफ्टर गोविंद डेथ, गोविंद मर जाता है थोड़े दिनों बाद, उसके बाद में दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 sons. अब वो 2.25 हेक्टर लैंड थी, अब तीनों बेटों में बराबर डिवाइड होएगी, तो कितना एक के पास आया 0.75 हेक्टर इन साइज. अब इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. मतलब अपनी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकते. इतनी कम ज़मीन पर वो क्या खेती करेंगे, क्या उगाएंगे. मॉडर्न फार्मिंग के होने के बावजूद भी उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं होगा कि वो इनकम कर पाए. They have to look for additional work during a part of the year. उनको additional work के लिए देखना ही पड़ेगा कुछ और काम. You can see the large number of small plot scattered around the village in the picture. मतलब बहुत सारे प्लॉट हैं जो खाली पड़े हैं. These are cultivated by the small farmers. वो जो ये देखिए इस पिक्चर में है, छोटे छोटे है ना, ये कल्टीवेट होते हैं स्मॉल फार्मर्स के द्वारा. छोटे फार्मर इनको कल्टीवेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. और उसके अलावा आधे से ज़्यादा प्लॉट बड़े हैं, साइज बड़ा है विलेज का. इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड. 60 फैमिली ऐसी है जो मीडियम और लार्ज मतलब उनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है और उस पर कल्टीवेशन करते हैं. अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर. और काफ़ी फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा, 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है कल्टीवेशन के लिए. देखो ये पिक्चर है, यहाँ पे एक लैंड दिखा रखी है, उसके अंदर कल्टीवेशन हो रहा है, अलग अलग वर्क दिखा रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस दिखा रहे हैं. देखो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है एरिया का, कि कितने एरिया है और कितने लोग उसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, कल्टीवेटेड एरिया कितना है. ठीक है. नाउ 5th पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा. अभी तक आपने ये समझ में आ गया होगा कि इस गांव के अंदर जितनी फैमिली है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है, प्लस उनकी ज़मीन से उनका गुजारा हो रहा है. तो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और जिन लोगों के पास ज़मीन थोड़ी है और उनका गुजारा पूरी तरह से नहीं हो रहा, वो ऑब्वियसली लेबर के रूप में दूसरे फार्मर के यहाँ पर वर्क करेंगे. आफ्टर लैंड
आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. जो हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा लैंड, उसके बाद में लेबर है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. अब स्मॉल फार्मर है, उनके पास तो उनकी ज़मीन है, उतनी ज़मीन में काम कर सकते. थोड़ी ज़मीन है तो उनको लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं उनको ज़मीन में फार्मर की लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही हायर करेंगे लेबर को. यहाँ पे एक स्टोरी बता रखी है. यू हैव टू रीड दिस स्टोरी केयरफुली सो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर whom दे वर्क. मतलब उस लैंड जिस फार्मर के लिए वो काम कर रहे हैं उनके लिए वो उसके बदले में उनको वेजेस मिलेगा. वेजेस यानी मजदूरी. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. एग्जाम्पल क्रॉप समटाइम. कई बार क्रॉप्स मिलता है, कई बार उनको कैश में मिल जाता है, कई कुछ उनको एडवांटेज उसका मिलता ही है. लेबर के रूप में कुछ ना कुछ तो जो मालिक है वो कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड करवाएगा ही. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो. कई बार लेबर को, मजदूरों को खाना भी मिलता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. मतलब लेबर को कोई ये नहीं है कि पूरे साल उसके यहाँ पे मजदूरी करेगा, नौकरी करेगा, ऐसा नहीं है. जहाँ कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ईयर के लिए लेबर को हायर किया जाता है. कई बार क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम या कोई फार्मिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी है, जब अनाज बोया जाता है तब मज़दूरों को रिक्वायरमेंट होती है, या अनाज को कटाई होती है तब उसकी रिक्वायरमेंट होती है. डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. अब वो मजदूरी में काम करता है तो उसको रोज़ काम ढूंढना पड़ेगा. The minimum wages for the farm labor set by the government is ₹300 per day. 300 रुपये पर डे गवर्नमेंट ने फिक्स किया. लेकिन डाला गेट्स ओनली 160, उसको 160 मिलते हैं. देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर. पालमपुर में गरीब लोग काफ़ी हैं, उनको वर्क की रिक्वायरमेंट होती है. तो कंपटीशन के अंदर क्या होता है, बंदे की रेट डाउन हो जाती है. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर ए लोअर वेजेस. डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर. अब उसने रामकली को कंप्लेंट किया, भाई मेरे को ना फार्म में मैं लेबर करता हूँ लेकिन मुझे उतनी मजदूरी नहीं मिलती है. रामकली कौन है? रामकली भी एक फार्म लेबरर है. हु इज़ अनदर फार्म लेबर. बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. दोनों के दोनों गरीब लोगों में से एक हैं. नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. आई विल आस्क सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनसाइड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ तक का टॉपिक आज क्लियर हो गया है. कल 6 टॉपिक हम शुरू करेंगे, पॉइंट 6, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं एक साथ ही आपको सेंड करूँगी. मे बी कल, अदरवाइज़ थर्सडे को जब हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा तब. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. बाय, हैव ए नाइस डे.